नो लव नो गेन एपिसोड शुरू होता है जब हेयोंग नशे में स्टोर गई थी और वहाँ जियोक को अपना ग्रूम बनने बोलती है। तभी जियोक को उसकी ग्रैंडमदर के साथ स्पेंड करे 8 इयर्स पहले की एक मेमोरी याद आती है, जिसमें वो अपनी ग्रैंडमदर से नर्सिंग होम में मिलता है। उनको स्मोकिंग करने एडिक्शन थी, इसीलिए वो किसी टर्मिनल डिजीज से गुजर रही थी। जियोक ऑर्फनेज में भी रहा है और उसका बाकी ध्यान उसकी ग्रैंडमदर ने ही रखा था। असल में जियोक की मॉम बहुत जल्दी ही प्रेग्नेंट हो गई थी और उसने जियोक को जन्म दिया था, जबकि जियोक के डैड उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए तैयार नहीं थे। जियोक की ग्रैंडमदर उसे यही समझा रही थी कि फ्यूचर में जब तुम शादी करो ना तो किसी भली सी लड़की से करना जो तुम्हें कभी अकेला ना छोड़े। जियोक बोलता है कि हाँ, और किसी ऐसी लड़की से भी नहीं करूंगा जिसको सिगरेट पीने की एडिक्शन हो। ये बोलना भूल गई ना। अब प्रेजेंट में जैसा कि हेयोंग ने जियोक को अपना दूल्हा बनने बोला था, जियोक जाना था कि हेयोंग नशे में है। हेयोंग भी बोलती है कि मैं सीरियस नहीं थी, पर तुम्हें मसला क्या है मुझसे? जिस पर जियोक बोलता है कि मेरी ग्रैंडमदर ने मुझे काइंड और मॉडेस्ट लड़की से शादी करने बोला था, पर तुम तो वैसे बिल्कुल भी नहीं हो। जिस पर हेयोंग बोलती है कि मैं हूँ ना काइंड और मॉडेस्ट। जिस पर जियोक को से याद दिलाता है कि वो जब अपने एक्स बॉयफ्रेंड्स के साथ सामान खरीदने यहाँ स्टोर में आती थी ना, तब छोटी छोटी बात पे लड़ती रहती थी और उन्हें कंट्रोल करती थी। और क्योंकि मैं भी ड्यूटी पे होता था ना, तो मुझे सब सुनाई दे रहा होता था, तुम बुरी हो, आई हेट यू। जिस पर हेयोंग बोलती है कि आजकल दौर ही ऐसा है, ऐसा तो बनना ही पड़ता है। अगले दिन हेयोंग ऑफिस आकर अपना प्रपोजल सीईओ की टास्क फोर्स को ज्वाइन करने के लिए सबमिट करवा देती है। हमें सेक्रेटरी हाँ को भी दिखाते हैं, वो भी अपना प्रपोजल सबमिट करवा रहा था, लेकिन तभी बीच से क्यू आकर उसे बोलता है कि तुम सेक्रेटरी ही अच्छे हो। तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें सेक्रेटरी क्यों चुना? क्योंकि मेरी मॉम ने मुझे फीमेल सेक्रेटरी रखने से मना करा है, पर तुम्हारा सरनेम लड़की जैसा है, इसीलिए मैंने तुम्हें रख लिया। जिस पर हाँ बोलता है कि तो फिर आप मेल जैसे सरनेम वाली लड़की सेक्रेटरी रख लो ना, किसी को पता नहीं चलेगा। जिस पर गियू बोलता है कि नहीं, मैं आपकी मॉम को झूठ नहीं बोल सकता। सेक्रेटरी हाँ का ट्रांसफर लेने का प्लान फिर से फेल हो जाता है। सीन हेयोंग पे शिफ्ट होता है। उसे वूजे की भाई इलिम का मैसेज आता है। वो बोलती है कि मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, प्लीज मीटिंग रूम में आ जाओ। हेयोंग ये पर इलिम से मिलने जा ही रही होती है कि तभी उसे मिस गोंग टकरा जाती है और पूछती है कि तुम कहाँ जा रही हो? जिस पर हेयोंग बताती है कि मुझे इलिम ने बुलाया है तो उसी से मिलने जा रही हूँ। जिस पर मिस गोंग बोलती है कि इलिम से बनाकर जरूर रखना, पर ज्यादा दोस्ती मत कर लेना, क्योंकि इलिम की मॉम और सीईओ की मॉम दोनों ही बेस्ट फ्रेंड्स हैं और गियू और इलिम अच्छे दोस्त भी हैं। अब हेयोंग जब इलिम से मिलने जाती है तो इलिम ने वहाँ अपने हस्बैंड वूजे को भी बुलाया हुआ था। वो यहाँ बोलने लगती है कि मुझे पता चल गया है कि तुम दोनों का अफेयर था और तुम दोनों क्लोज थे। वो हेयोंग पे गुस्से में आकर अपनी कॉफी डालने जाती है, पर हेयोंग डॉज कर देती है और कॉफी वूजे के मुंह पर लग जाती है, जिसके बाद वो हेयोंग को भी मारने ही वाली थी। पर ये सब एक्चुअल में नहीं हुआ था, ये सब सपना था हेयोंग का। यहाँ तो इलिम बता रही होती है कि मैंने तुम लोगों को यहाँ इसीलिए बुलाया है क्योंकि तुम लोगों ने जो टास्क फोर्स टीम ज्वाइन करने के कॉन्टेस्ट के लिए जो आइडिया सबमिट करवाया है वो 90% सेम है। मतलब तुम दोनों के बीच इस रिलेटेड बात हुई होगी और तुम दोनों ने ही वो छाप दिया। अब प्लीज मिलकर डिसाइड कर लो, इस इशू को सॉल्व कर लो। प्रपोजल सेम नहीं होना चाहिए। अब बाहर जाकर वूजे हेयोंग को अपना प्रपोजल वापस लेने बोलता है। कहता है कि वैसे भी तुम सिलेक्ट नहीं हो, क्योंकि सीईओ के साथ काम करने वालों में कभी भी अनमैरिड लड़कियों को नहीं लेते हैं। पर हेयोंग तैयार नहीं थी। वो बोलती है कि ये इनिशियली मेरा आइडिया था और मैंने तुम्हारे साथ ये बेड पर शेयर करा था। मैं एचआर के पास जाकर तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी। पर वूजे बोलता है कि तुम्हारी बातों पे कोई यकीन नहीं करेगा। मैं बोल दूंगा कि हाँ, हमने इस बात पे डिस्कशन तो किया था, पर तब हम रिलेशनशिप में थे, लेकिन जब मेरी शादी इलिम के साथ हो गई तो हेयोंग को बुरा लगा और वो ये सब मुझसे रिवेंज लेने के लिए कर रही है। वूजे यहाँ से एलिवेटर में चला जाता है, लेकिन हेयोंग को हमेशा से लॉसेस बर्दाश्त ही नहीं है और सिर्फ शादी वाली बात की वजह से उसे पीछे रहना पड़े ये उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो डिसाइड करती है कि वो शादी करेगी और यही बात को जाकर एलिवेटर को रोककर वूजे को भी बता देती है कि मैं 1 महीने में शादी करने वाली हूँ। हेयोंग अब वेडिंग की प्रेपरेशंस करने लग जाती है। वो सर्च करती है कि वेडिंग में क्या क्या चाहिए होता है, यानी चेकलिस्ट बनाती है पूरी वेडिंग की। फिर उसे याद आता है कि शादी करने के लिए दूल्हा भी तो चाहिए होता है, इसलिए अब वो फिर से जब ऑफिस की ऑफ हो जाती है तो कन्वीनियंस स्टोर जाकर जियोक से बात करने की कोशिश करती है। लेकिन उस वक्त कन्वीनियंस स्टोर में हाई स्कूल के बच्चे सामान खरीद रहे थे और किसी न किसी चीज के बारे में जियोक से पूछ रहे थे, जिस वजह से हेयोंग उन पर चिल्लाकर उन्हें यहाँ से बाहर निकाल देती है क्योंकि उसकी बात कंप्लीट नहीं हो पा रही थी। वो अब जियोक से दोबारा कहती है कि प्लीज मेरे दूल्हे बन जाओ, जिस पर जियोक मना कर देता है। पर हेयोंग उसे बोलती है कि बस ये एक फेक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होगी दुनिया को दिखाने के लिए, जिस पर जियोक हेयोंग को सिगरेट थमाकर बोलता है कि ये लो और जाओ यहाँ से, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया लगता है। हेयोंग सोचती है कि अब क्या करूँ, इतने जल्दी दूल्हा कहाँ से लाऊं। तभी उसे डेटिंग ऐप से दूल्हा पटाने का आइडिया आता है। वो अब घर जाके कैलकुलेशंस करने लग जाती है कि वो कितने गेस्ट को अपनी शादी पर बुलाएगी। वो अपने मॉम के गेस्ट को भी शादी में बुलाने वाली है। उसकी मॉम ने जितने लोगों की शादी में जाकर कांग्रेचुलेटरी मनी दिया था उन सभी को बुलाने वाली है ताकि उनसे वो पैसे वापस निकलवा सके। इन सब पे उसकी फ्रेंड्स कम बहनें एग्री नहीं करती। जायोंग तो बोलती है कि ये तो मेरी
नॉवेल्स की तरह है। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, रोमांटिक स्टोरीज का ये काफी हॉट टॉपिक होता है, लेकिन हुई इस बात पे हियोन को समझाने की कोशिश करती है कि ऐसे ही सिर्फ कांग्रेचुलेटरी मनी निकलवाने के लिए शादी नहीं की जाती है। पर हियोन कहती है कि मुझे पीछे रहना बिल्कुल भी नहीं पसंद, शादी की वजह से मुझे कांग्रेचुलेटरी मनी भी मिलेगा और ऑफिस में प्रमोशन के लिए भी मैं क्वालिफाई कर पाऊंगी। मेरे लिए ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज एक अच्छे सौदे की तरह है। जिस पर हुई हियोन पे गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तुम एक फेक शादी में मॉम के गेस्ट को बुलाना चाहती हो। तुम्हें मॉम की याद सिर्फ फायदा निकलवाने के लिए ही आती है। तुमने डैड के जाने के बाद भी जब मॉम को तुम्हारी जरूरत थी उन्हें अकेला छोड़ दिया था, और अब तुम मॉम के लिए एक फेक सन इन लॉ भी लाने वाली हो। जिस पे हियोन बोलती है कि अच्छा तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड क्या बहुत अच्छा सन इन लॉ बनेगा मेरी माँ का, जिसे तुम 10 साल में 100 बार ब्रेकअप कर चुकी हो। ये सब सुन हुई को गुस्सा आ जाता है और वो घर के बाहर चली जाती है। जायोंग बाहर जाकर उसे समझाती है कि वो ऐसे गुस्सा ना हो, लेकिन हुई नहीं मानती। वो जायोंग को अपने साथ चलने सजेस्ट करती है, बोलती कि हियोंग हम लोगों को शुरू से ही पसंद नहीं करती, वो कभी भी अपनी माँ को हमारे साथ शेयर करना ही नहीं चाहती थी। पर जायोंग उसे गुस्सा छोड़ देने बोलती है, पर हुई बात माने बिना ही यहाँ से चली जाती है। हुई एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट है और उसका बॉयफ्रेंड एक प्रोड्यूसर है। ये दोनों साथ काम करते हैं। अभी वो वहीं जा रही थी कि हमें उसके बॉयफ्रेंड को दिखाते हैं, जिसके पास एक औरत आई होती है और पता नहीं उसके बॉयफ्रेंड और उस औरत के बीच में क्या हुआ होगा। जब वो आती है तब तक वो औरत जा चुकी होती है और उसका बॉयफ्रेंड भी ऑल लवी डोवी बिहेव। हुई को काउच पे एक इयररिंग दिखाई देता है जो उसी लड़का था जो हुई से पहले उसके बॉयफ्रेंड से यहाँ मिलने आई थी, पर हुई उस इयररिंग को इग्नोर कर देती है। इस बारे में अपने बॉयफ्रेंड से कोई सवाल नहीं करती। उसे एक अननोन नंबर से फोन आता है और यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है हियोन पे, जो अपने लिए अब शादी के लिए बैंक्वेट यानी कि वेन्यू सर्च करने लग गई थी। वो कई सारे शादी के हॉल्स को चेक करती है जहाँ बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटीज थी, लेकिन सभी हॉल इस मंथ के लिए बुक है। वो रेस्टोरेंट में खाना खा रही होती है कि तभी उसे एक वेडिंग हॉल से कॉल आता है कि किसी की शादी कैंसिल हो गई है, तो वो स्पॉट हियोन को मिल सकता है। हॉल वाले उसे अभी आकर कंफर्म करने डिपॉजिट जमा करवाने बोलते हैं। हियोन एक्साइटेड होकर वेन्यू जाकर साइन कर देती है, लेकिन उसे रियलाइज होता है कि वो फोन तो रेस्टोरेंट में ही बुलाई है। जब वो रेस्टोरेंट जाकर अपने फोन को कलेक्ट करती है तो उसमें उसकी मॉम की केयरटेकर की कॉल्स और मैसेजेस आए हुए थे। नर्स बता रही होती है कि तुम्हारी मॉम की तबीयत खराब हो रही है, उन्होंने खाना तक खाना छोड़ दिया है और वो बहुत एग्रेसिव बिहेव कर रही है। हियोन जब नर्सिंग होम पहुंचती है तो उसकी मॉम छोड़ छोड़ करके नर्स पर चिल्ला रही होती है। अब जब मॉम को शांत करवा कर सुला दिया जाता है तो हुई हियोंग से पूछती है कि तुमने मुझे ये बताया क्यों नहीं था कि मॉम की तबीयत खराब है, जिस पर हियोंग बोलती है कि इस बारे में मुझे कौन सा बहुत पहले से पता था, मुझे भी कुछ दिन पहले ही पता चला था। जब मॉम का कॉल आया था तो उन्होंने बताया था कि मैं नर्सिंग होम में शिफ्ट हो गई हूँ क्योंकि मुझे डिमेंशिया है, मेरी फिक्र मत करना। वो हुई को बोल रही होती है कि देखो तुम लोग बोल रहे हो कि मैं मॉम को तुमसे शेयर नहीं करना चाहती, पर देखो मॉम तो मुझे अपना मानती ही नहीं है, इसलिए मुझे अपनी बीमारी का इतना लेट बताया। जिस पर हुई बोलती है कि ऐसा नहीं है, वो तुम्हारी केयर करती है इसलिए उन्होंने तुम्हें नहीं बताया होगा। वही पूछती है कि वैसे नर्सिंग होम में मेरा नंबर तुमने दिया था, जिस पर हियोंग बोलती है कि मैंने इसीलिए दिया था तुम्हारा नंबर कि कभी अगर मैं अवेलेबल नहीं हुई तो ये लोग तुम्हें फोन कर ले, आखिर मेरी मॉम तुम्हारी भी तो मॉम है ना। हुई और हियोंग आप एक दूसरे से कल जो झगड़ा हुआ था उसके लिए माफी मांगती है। वही बोलती है कि लेकिन अभी मैं तुम्हारी फेक शादी के तो खिलाफ ही हूँ, शादी में आने वाले हर एक शख्स तुम्हारी खुशी में शरीक होने आएगा, जबकि ये शादी एक झूठी होगी, और अगर बाद में तुम्हें कोई और पसंद आ गया तो मैं चाहती हूँ कि तुम किसी ऐसे से शादी करो जो लाइफ टाइम तुम्हारा साथ निभाए। जिस पर हियोंग बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि कोई मुझसे प्यार करेगा, मैं बहुत ही कैलकुलेटिंग हूँ, तुम्हें तो पता ही है ना, मुझे किसी भी चीज में लॉस बर्दाश्त ही नहीं है, मुझे कोई डील ही नहीं पाएगा। जिस पर हुई बोलती है कि एक दिन वो इंसान जरूर आएगा जो तुम्हारी लाइफ में और जैसे तुम हो वैसे ही तुम्हें एक्सेप्ट करेगा। बट हियोंग बोलती है कि मैं ऑलरेडी अपनी फिक्स शादी के लिए वेन्यू बुक करवा चुकी हूँ और एडवांस भी भर चुकी हूँ और मॉम के पास भी ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है, मैं चाहती हूँ कि मॉम मेरी शादी अटेंड कर पाए। जिस पर फिर हुई भी मान जाती है शादी की प्रिपरेशंस में हाथ बटाने के लिए। सीन जीयूक पे शिफ्ट होता है जिसको एक लड़का मिलता है आवारा टाइप्स का जो सिगरेट मांग रहा था उससे, पर जीयूक उसे ठीक से बात नहीं करता, तो ये लड़का जीयूक को बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे लायक एक जॉब है जिससे अच्छे पैसे मिल जाएंगे, कन्वीनियंस स्टोर की जॉब में तो तुम्हारी अच्छी कमाई नहीं होती होगी ना, मेरी जॉब सिंपल है, लड़कियों को बेड पर खुश करना होगा। जो सुन जीयूक गुस्सा होकर चला जाता है। दूसरे दिन वही लड़का जब जीयूक के कन्वीनियंस स्टोर पे सिगरेट्स बाय करने आता है और अपना मोबाइल ट्रांजैक्शन के लिए देता है तो जीयूक देखता है कि वो लड़का हियोंग से डेटिंग ऐप पे बात कर रहा था उसका फेक दूल्हा बनने के लिए, जो देख जीयूक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो इस लड़की के फोन को गिरा देता है और उस पे पैर भी मारता है, जिसके बाद इस लड़के का फोन खराब हो जाता है और फिर वो कुछ टाइम के लिए हियोंग से बात नहीं कर पाता। सुबह हियोंग टेंशन में आ जाती है कि उस लड़के ने अब तक मैसेज क्यों नहीं किया, अब मैं फेक दूल्हा इतने जल्दी कहाँ से लाऊंगी। जीयूक जो स्टोर के बाहर ही बैठा था वो उसे आवाज लगाकर रोकता है और उसके एकदम से करीब चला जाता है और पूछता है कि क्या तुम्हारे दिल की धड़कन मेरे करीब आने से तेज
हुई। हेयोंग के दिल में धक धक तो हो रहा था पर वो मना करती, जिसके बाद जियोक उसे अपने और भी करीब पुल करता है और दोबारा पूछता है, जिसपे हेयोंग दोबारा कि उसे कुछ भी नहीं हुआ। जिसके बाद जियोको से बोलता है कि तुम दूल्हा ढूंढ रही ना, मैं तुम्हारा फेक रूम बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, बदले में मुझे रहने के लिए घर चाहिए और वो अपनी बिल्ली भी देता है हेयोंग को 1 हफ्ते पालने के लिए। अगर तुमने 1 हफ्ते तक इसका ध्यान रख लिया तो मैं तुम्हारे साथ फेक शादी करने के लिए मान जाऊंगा। अगले सीन में हेयोंग को सुबह अपने लिए वेडिंग ड्रेस लेने जाना था, पर हुई किसी और काम में बिजी थी और जायोंग को अपनी स्टोरी के ऑडियो बुक वर्जन के लिए एक इन्वेस्टर के साथ मीटिंग पे जाना था। इसके बावजूद जायोंग कहती है कि वो मीटिंग कैंसिल कर देगी और इसके साथ चलेगी कपड़ा लेने, लेकिन हेयोंग कहती है कि वैसे भी एक फेक शादी है तो मीटिंग में जाओ, मैं हैंडल कर लूंगी। हेयोंग अब कन्वीनियंस स्टोर जाकर जियोक से उसकी बॉडी का मेजरमेंट पूछती है और एज भी पूछती है। जियोक उसे बोलता है कि तुम ऐसे पर्सनल क्वेश्चंस क्यों कर रही हो मुझसे, जिस पर हेयोंग बोलती है कि तुम एज में डेफिनेटली मुझसे छोटे ही लग रहे हो और बाकी सब इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि हम दोनों के लिए वेडिंग ड्रेस बाय करने जा रही थी। जिस पर जियोक पूछता है कि क्या तुम अकेले जा रही हो। वो हैरान होता है और उसे कंपनी देने की सोचता है और उसके साथ चला जाता है। सीन जायोंग पे शिफ्ट होता है जो इन्वेस्टर से मिलती है होटल के डाइनिंग एरिया में। वहाँ मैनेजर इन दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाती है। इन्वेस्टर असल में गियो की मॉम थी, सियोना। जायोंग और गियो की मॉम दोनों ही फेक नेम्स यूज करते हैं और उसी नेम से दोनों मिल रहे होते हैं। सो दोनों को एक दूसरे का असली नाम नहीं पता होता। गियो की मॉम यानी सियोंगा जायोंग को बताती है कि मैं असल में तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ और एक्साइटेड होकर सारे एपिसोड्स पढ़ती हूँ, मैं हमेशा कमेंट भी करती हूँ। जिस पे जायोंग बोलती है कि हाँ मुझे पता है और मुझे आपका कमेंट बहुत पसंद भी आता है, मुझे बहुत खुशी होती है और आपका बस एक कमेंट ही मेरा दिन बना देता है और मैंने तो आपका कमेंट भी पिन किया था। ये दोनों स्टोरी के मेन मेल लीड कैरेक्टर के बारे में हम बात करने लग जाते हैं कि वो कितना अच्छा है। तभी वहाँ सामने से सेक्रेटरी जा रहा होता है, जिसे देख जायोंग अपनी कहानी के मेन लीड को इसके जैसा इमेजिन करके शर्माने लग जाती है। वो इतना ज्यादा शर्माती है कि सीधा सोफे पे लेट जाती है शर्म के मारे। तभी सेक्रेटरी अकेले तो आया नहीं होगा, उसके साथ गियो भी था। इस होटल में जिम भी है तो उसी में जाने के लिए आया था। जब गियो की मॉम सियोना अपने बेटे गियो को देखती है तो वो भी सेम जायोंग की तरह ही सोफे पे लेट जाती है ताकि कहीं गियो से देख ना ले। सीन दोबारा से हेयोंग और जियोक पे शिफ्ट होता है। दोनों वेडिंग ड्रेस ट्रायल के लिए शॉप पर आ जाते हैं। हेयोंग जो ड्रेस ट्राई करती है वो बहुत ही झोकर के जैसा अजीब सा था। जियोक भी बोलता है कि ये पहनकर तो तुम मुझे एम्बैरेस करवाओगी, ये मत पहनना वेडिंग पर। वो ड्रेस इतना ज्यादा बेकार था कि हेयोंग पहली बार ही उसे ट्राई करने वाली। ये सब देख जो सेल्स गर्ल ने ड्रेसेस के ट्रायल्स में हेल्प कर रही थी उसे भी अब हंसी आ रही थी और कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। वो इसीलिए एक्सक्यूज करके ब्रेक लेने चली जाती है। हेयोंग दोबारा से अपने क्लोथ्स पहन लेती है और अब जियो की बारी आती है। वो ट्रायल रूम में जाकर चेंज करने लगता है और बाहर हेयोंग अभी भी ड्रेसेस पिक कर रही थी। तभी वहाँ वूजे और उसकी वाइफ डिलीरियम आते हैं। वूजे की वाइफ तो हेयोंग को देख बहुत एक्साइटेड होती है। वो बताती है कि हम यहाँ मेरी कजिन के लिए ड्रेसेस पिक करने आए हैं क्योंकि मेरी चॉइस बहुत अच्छी है ना, उसने इसलिए ये जिम्मेदारी मुझे दी है। वो हेयोंग को बोलती है कि मैं तुम्हारी भी मदद कर दूंगी। तभी ट्रायल रूम में जियो को पता चलता है कि बाहर हेयोंग का एक्स आया है तो वो कुछ डिफरेंट करने की सोचता है। उसे इसलिए पता है कि वूजे हेयोंग का एक्स है क्योंकि कई बार हेयोंग उससे कन्वीनियंस स्टोर के बाहर ही मिलती थी और जियो वहीं आसपास सब देख रहा होता था। जियो बाहर आने वाला ही होता है और वैसे ही वूजे की वाइफ भी हेयोंग के दूल्हे को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हो रही थी। पर जियो के लुक्स थोड़े अजीब से है ना तो हेयोंग को एम्बैरेसमेंट हो रही थी उसे इंट्रोड्यूस करवाने में। पर जब जियो ड्रेस ट्राई करके बाहर आता है तो बहुत ही कोई हैंडसम लग रहा था। उसने अपने ग्लासेस भी रिमूव कर दिए थे और बाल भी स्टाइलिश से बना कर आया था। हेयोंग समेत वूजे और क्लेरम सभी उसको देखते ही रह जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। That's it guys, वीडियो अगर पसंद आई हो और नेक्स्ट पार्ट देखना चाहती हो तो कमेंट्स पे जरूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। गुड बाय।